एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस का सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली आज के सेशन में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, कवर करने हैं। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे क्लास 8 साइंस के सेकेंड चैप्टर्स की। तो बेसिकली इस चैप्टर की शुरुआत होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। अब सवाल ये है कि मैम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, हमें तो यही नहीं पता, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे। कोई बात नहीं, आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है मेरे पास, आपके इस सवाल का जवाब है मेरे पास। अगर ये जो वर्ड है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका मैं मतलब पता करना चाहूँ तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो सकता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। और अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिजम्स की, तो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स। अब अगर आपको याद हो तो प्रीवियस चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में जब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो जो भी हमारे क्रॉप प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो। तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में यानी कि बड़ी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वहीं मैंने आपको समझाया था कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो कि छोटी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को, उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब हो गया अपना स्मॉल। अब इसके बाद में ऑर्गेनिजम्स का मतलब हो गया लिविंग बीइंग्स। देखो ऐसा है कि हमारे आसपास ना, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो मिट्टी हो, हर कहीं हमारे पास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको कि हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं, आपको इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, आपको बर्ड्स वगैरह सब दिखाई देते हैं ना, आपको एक चींटी भी दिखाई देती है। लेकिन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा देयर आर सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको देखना इन नेकेड आइज से पॉसिबल नहीं है। इतने छोटे होते हैं वो। आप बोलोगे कि मैम क्यों देखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनका साइज ही इतना छोटा है। चींटी आपको आपकी आंखों से दिख जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूं एक बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया आपको दिखाई नहीं आंखों से। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बैक्टीरिया का जो साइज है ना, वो चींटी से भी छोटा होता है। तो मैम आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैम अगर ये ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि हमको हमारी आंखों से देख ही नहीं सकते, तो फिर हम करें क्या, कैसे इनके बारे में पढ़ें, कैसे इनको देखें। तो भाई इनको देखने के लिए, ऐसे स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमको स्पेशल डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोप का काम ही यही होता है कि हम इतने छोटे साइज़ के ऑर्गेनिजम्स को देख पाएँ, उनके बारे में पता कर पाएँ, उनके बारे में जान पाएँ, उन पर स्टडी कर पाएँ। ठीक है, तो ऐसे स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो भाई जो उनका साइज़ है ना, उन्हीं के साइज़ के बेसिस पे उनका नाम रख दिया है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप लगता है उनको देखने के लिए, आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। चलो अब इस चैप्टर में ना हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ मेजर ग्रुप्स के बारे में बात करनी है। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो है ना, ऐसा नहीं कि एक होते हैं या 2 होते हैं या उनकी 1 या 2 वेराइटीज़ होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे होते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कि हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। वही अभी मेरे आसपास सराउंडिंग एयर जो है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, उसमें बहुत सारे वायरस होंगे, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर मुझे दिखाई नहीं दे रहे तो वो है नहीं, वो हैं और बहुत सारे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे होते हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए है ना, उनको हम क्या करते हैं ना कि कुछ किसी बेसिस पे हम उनको क्लासिफिकेशन जो है ना उनका कर देते हैं, यानी कि उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं सर्टेन कैटेगरीज में। तो वैसे ही कुछ कैटेगरीज हमको अपने इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया के ऊपर कि एग्जैक्टली बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका शेप कैसे होता है, कहाँ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे।
फिर प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, अलगी के बारे में पढ़ेंगे, फिर फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, उन सभी को हम इन मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया में, वायरसेस में, प्रोटोजोआ में, अलगी में और फंजाई में। अब आप लोग सोचोगे कि बैक्टीरिया, अलगी, फंजाई, वायरसेस, इन सब के नाम ही सुन के आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ही बेकार होते हैं, ये तो इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, डिसीजेस कॉज करते हैं, बहुत ही जो है ना तबाही मचा देते हैं, स्पॉइलेज क्रिएट करते हैं हमारे खाने पीने की चीज़ों में, यानी कि ये तो सभी के सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सब के सब बुरे होते हैं। बात तो आपकी सही है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डेफिनेटली इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, डेफिनेटली डिसीजेस कॉज करते हैं, स्पॉइलेज भी जो है ना कॉज करते हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं आपके डिलिशियस बर्थडे केक्स की, या अगर मैं बात करूं सैंडविच की, तो जो आपका बर्थडे केक होता है उसका जो ब्रेड है वो भी ब्रेड से बनता है, जो आपका सैंडविच है वो भी ब्रेड से बनता है। तो ख़ास बात क्या होती है हमारे सैंडविचेस की या हमारे बर्थडे केक्स की, कि उनकी जो ब्रेड होती है वो काफ़ी स्पॉन्जी होती है। तो आपको क्या लगता है, जो आप सैंडविचेस में ब्रेड लेते हो, केक्स में आप जो ब्रेड खाते हो, है ना, केक की जो स्पॉन्जीनेस है, वो स्पॉन्जीनेस कहाँ से आती है? वो स्पॉन्जीनेस आती है ईस्ट से। अगर आपके घर में कभी आपकी मम्मा ने या आपने खुद ने कभी केक बनाया हो, तो आपने देखा होगा कि केक के बैटर में ना थोड़ा सा ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट से जो है बैटर काफ़ी जब वो बेक होने जाता है तो जो ब्रेड निकल के आती है वो काफ़ी स्पॉन्जी हो जाता है। यही नहीं, जो हम छोले भटूरे खाते हैं तो भटूरे का जो भटूरा जो है मैदा से बनता है, तो मैदा से डो सानते टाइम उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर जो है मिला दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो डो है वो काफ़ी राइस कर जाता है, और उसी डो से जब हम भटूरे को फ्राई करते हैं तो भटूरे का साइज़ भी जो है काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी वो फूल जाता है। तो केक्स हम सबको पसंद है, हमको सैंडविचेस की ब्रेड बहुत पसंद है, हमको छोले भटूरे के भटूरे बहुत पसंद है। तो इन सभी चीज़ों में यूज़ किसका हो रहा है? एक कॉमन चीज़ का, जिसको हम कहते हैं ईस्ट पाउडर। आपको पता है ईस्ट पाउडर क्या होता है? ये ईस्ट और कोई नहीं, वो होता है एक फंगस, यानी कि वो फंजाई कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि माना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज कर रहे हैं, इन्फेक्शन कर रहे हैं, तमाम सारी जो है ना डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको हम, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम इंटेंशनली यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। यही नहीं, अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो भैया बैक्टीरिया तो हमारे अंदर, हमारे गट में भी होते हैं, ठीक है। जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है प्रिस्क्राइब करता है। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि जो भी बैक्टीरिया आपके अंदर घुस गए हैं, इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, वो एंटीबायोटिक्स जा कर के उन डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को जा कर के मार आती है। उन डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को तो वो डिस्ट्रॉय करती हैं, साथ ही साथ हमारे गट में जो गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, वो भी डैमेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है ना डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि अच्छे वाले बैक्टीरिया कौन से हैं और डिसीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं। तो डिसीज़ कॉज करने वालों को तो वो भगाई देती है और हमारे गुड बैक्टीरिया को भी जा कर के किल कर देती है। तो इसके बाद में आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आपको इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, जब आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है, तो जब आपका एंटीबायोटिक्स का डोज पूरा हो जाता है तो दोबारा से हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो है हमको कुछ प्रॉपर सप्लीमेंट्स वगैरह जो है प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे गट के जो गुड बैक्टीरिया चले गए हैं वो वापस से आ जाएं, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया का जो पूरा कॉलोनी है हमारे गट के अंदर, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हार्मफुल ही हो, डिसीज़ कॉजिंग हो, कुछ को हम जानबूझ के यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो कि हमारे फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं हमारे लिए? भाई अगर वो फ्रेंड्स हैं तो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। क्या अच्छा करेंगे? तो मेकिंग ऑफ कर्ड, दही हम सबको पसंद है ना, श्रीखंड हम सबको पसंद है, तो ये दही श्रीखंड ये बनता किससे है? मिल्क से बनता है। तो मिल्क ही जाकर के कन्वर्ट होता है कर्ड में। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है कि किस तरीके से मिल्क कन्वर्ट हुआ है कर्ड में, उसमें भी एक बैक्टीरिया लगता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है ये हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर। फिर इसके बाद में मेकिंग ऑफ ब्रेड, ये तो मैंने आपको बता दिया, ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है ब्रेड बनाने के लिए। कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब देखो
कर्ड बनाना या दही जमाना या ब्रेड बनाना, है ना, ये तो स्मॉल लेवल पे हो जाता है। इसके बाद में कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जहाँ पे हम बहुत ही लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। कमर्शियल मतलब कि यही होता है कि आप लार्ज स्केल में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हो, किस चीज़ के लिए? मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ठीक है। ये सारी जो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो कैसी बनाई जाती हैं? बैक्टीरिया और फंजाई को यूज़ करके ही बनाई जाती हैं। अगर एंटीबायोटिक्स जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन वगैरह, अगर ये सारी एंटीबायोटिक्स नहीं बनाए जाएं तो हमारे अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनको ख़त्म कैसे कर पाएंगे? भाई बैक्टीरिया के लिए एंटी बैक्टीरियल दवाई तो खानी पड़ेगी ना। तो ये एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन बनती कैसे हैं? ये बनती हैं बैक्टीरिया और फंगस को यूज़ करके ही। तो कमर्शियल लेवल पे मेडिसिन को बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद में जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन भी होती है एक दवाई, है ना, एंटीबायोटिक होती है, वो भी बनती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही। फिर इसके बाद में इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल फर्टिलिटी क्या ये ऐसा टॉपिक है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। प्रीवियस चैप्टर में जब क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम शॉर्ट में माइक्रोब्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। कैसे इम्प्रूव करते हैं? क्या आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला कंसेप्ट याद है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा था? रूट नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया था, वही बैक्टीरिया तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और ये नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स सॉइल में आ जाते हैं और सॉइल में आप बोल सकते हो कि सॉइल जो है ना नाइट्रोजन रिच हो जाती है, जिसके कारण सॉइल हमारी फर्टाइल हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन अच्छी खासी प्रेजेंट हो जाती है। तो नाइट्रोजन रिच सॉइल क्यों हुई है? राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण हुई है। तो वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हुई कि नहीं हुई? साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जैसे पेड़ वगैरह लगे रहते हैं, है ना, अब पेड़ों से उनकी सूखी पत्तियाँ गिर रही हैं, उनकी जो डालियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, वो गिर रही हैं। अब ये जो सूखी पत्तियां हैं, ब्रांचेस हैं, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं। इनको आकर के डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया, फंगस वगैरह इनके ऊपर आते हैं और इनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज होने के बाद जो डिकम्पोज प्रोडक्ट है वो कहाँ जाता है? मिट्टी में ही तो जाता है। भाई आपके पास एक पेड़ है, ठीक है ना, और वो कहाँ लगा है? मिट्टी में लगा है। तो इस पेड़ से गिरने वाली जो भी पत्तियाँ होंगी, जो भी इसकी ब्रांचेस होंगी, वो मिट्टी में ही गिरेंगी जाकर के और मिट्टी में ही वो जाके डिकम्पोज होंगी। डिकम्पोज होने के बाद में जो भी डिकम्पोज प्रोडक्ट उनसे बना है वो कहाँ जाके मिल जाएगा? इसी सॉइल में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो डिकम्पोज प्रोडक्ट मिलता है वो रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में, और अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर गया यानी कि सॉइल में ह्यूमस एंटर कर गया, और हम सबको पता है कि ह्यूमस कितना अच्छा होता है हमारी सॉइल के लिए, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। आप खुद ही सोचो, अगर डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया और फंगस आकर के पेड़ों की सूखी पत्तियों को, फलों को, ब्रांचेस को अगर डिकम्पोज नहीं करेंगे तो फिर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कैसे आएगा? मैन्योर्स हमने देखा था अपने प्रीवियस चैप्टर में कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। जो भी फार्म वेस्ट है, एनिमल एक्सक्रीटा है, उन सबको नेचुरली एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर डिकम्पोज वो नहीं होंगे तो हमको खाद कैसे मिलेगी, हमको मैन्योर्स कैसे मिलेगा, और अगर मैन्योर नहीं मिलेगा तो फिर ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आएगा सॉइल में, ह्यूमस कहाँ से आएगा सॉइल में, सॉइल फर्टाइल कैसे बनेगी, ठीक है। फिर इसके बाद में क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, डिकम्पोज वाली बात, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेड़ों से निकलने वाला जो भी कचरा है, पौधों से निकलने वाला जो भी कचरा है, इसके अलावा आप बोल सकते हो कि हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जहां पे डेड बॉडीज़ को जो है मिट्टी में दफनाया जाता है। तो वो जो डेड बॉडीज़ हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है ना। तो डिकम्पोज कौन करता है? यही हमारे डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड बॉडीज़ को, ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडीज़, एनिमल्स की भी डेड बॉडीज़ होती हैं, प्लांट्स की भी डेड बॉडीज़ होती है, तो अगर इन सभी डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज नहीं किया गया तो आप सोचो अर्थ का क्या हाल होगा, है ना। तो इसीलिए डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर इसके बाद में डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में डिसीज़ कॉज करते हैं।
ठीक है ना, प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, प्लस उन डिसीज़ को कैरी कौन करते हैं, जैसे कि कुछ डिसीजेज ऐसे होते हैं एयरबॉर्न जिसको हम कहते हैं कि हवा से फैलते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड जिसको हम ज़ुकाम कहते हैं, कि अगर आपके भाई को या बहन को, आपके घर में किसी को सर्दी ज़ुकाम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि घर के बाकी मेंबर्स को भी सर्दी ज़ुकाम हो जाए। क्यों? क्योंकि जो कॉमन कोल्ड वगैरह होता है, सर्दी ज़ुकाम होता है, वो हवा से फैलता है। ठीक है, अगर प्रॉपर जो है ना खांसते छींकते टाइम हाथ नहीं रखा गया तो जो भी पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं वो हवा में आ जाते हैं, और इसी हवा को जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से डिसीज़ को जो है ना फैलने से रोका जाए। कुछ डिसीज़ ऐसे होते हैं जो कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से जो है ना स्प्रेड होते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया है ना, जॉन्डिस हो गया, कॉलरा हो गया, तो ये सब कंटेमिनेटेड फूड और खाने से फैलते हैं। तो कैसे इनको रोका जाए वो हमको सीखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में डिसीज़ कॉजिंग, इसको ए कर लेना, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब कोई ये नहीं सोचेगा कि जो डिसीज़ है ना वो सिर्फ एनिमल्स को होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इन्फेक्शंस और डिसीज़ ऐसे हैं जो कि हमारे प्लांट्स को भी होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फूड पॉइजनिंग तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी हम सबको होती ही है। तो एग्जैक्टली फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, कैसे उसको प्रिवेंट करें, वो हम सीखेंगे इस टॉपिक पे। फिर इसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ फूड। अब एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये हमारे खाने को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्पॉइलेज कॉज कर देते हैं। तो सवाल ये है कि कैसे हम अपने खाने को जो है ना स्पॉइलेज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन ड्राइंग। यानी कि अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से गेहूं वगैरह को स्टोर करने के लिए सबसे पहले उनको धूप में सुखाया जाता है। सिमिलरली हमारे पास भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं घरों में, जैसे कि पापड़ वगैरह हो गया, गेहूं हो गया, है ना। तो इन सबको स्टोर करने के पहले इनको सुखाया जाता है, सन ड्राइंग की जाती है, ताकि उनका मॉइस्चर कंटेंट कम कर सकें। ठीक है, फिर इसके बारे में प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग। आप सब ने अपने अपने घरों में देखा होगा कि दूध को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। जैसे भी आपके घर में दूध आता है ना, उसको सबसे पहले बॉईल किया जाता है, और बॉईल करके जो है बेसिकली बॉईल मतलब क्या, हीट करना। तो उसको दूध को हीट क्यों करते हैं, ताकि हीटिंग से जितने भी उसमें माइक्रोब्स वगैरह हैं ख़राब वाले, वो सब क्या हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं। ठीक है, तो हीटिंग एक ऐसा मेथड होता है जहाँ जिससे कि हम इन्फेक्शियस माइक्रोब्स को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे जब आप चीज़ों को रखोगे, खाने को रखोगे, तो माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर इसके बाद में प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग। आपने देखा होगा कि कुछ जैसे कि खाना अगर बच जाता है तो उसको जो है प्रॉपरली रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़ करना पड़ता है, रेफ्रिजरेट करना पड़ता है। स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, है ना, उनके घर में जो भी नॉनवेज फूड आता है, फ़िश वगैरह आ गया, मीट वगैरह आ गया, तो उसको तो डीप फ्रीज़ करना पड़ता है, फ्रीज़र में डालना पड़ता है, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर पे जो है स्टोर करना पड़ता है। तो कूलिंग से भी जो है फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल और विनेगर से भी जो है खाने पीने को स्टोर किया जा सकता है। आप सभी के घरों में अचार वगैरह डलता ही होगा, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि किस तरीके से अचार में तेल डाला जाता है, विनेगर डाला जाता है उसको प्रिजर्व करने के, क्योंकि जो भी अचार हम डालते हैं घर में वो करीब मैक्सिमम मिनिमम आप बोल सकते हो कि 6 महीने तक तो वो अचार रहता ही है। कुछ घरों में तो 1-1 साल का जो है ना, साल भर का अचार डाल दिया जाता है। तो कैसे, विनेगर से के हेल्प से, मस्टर्ड ऑयल की हेल्प से, ठीक है ना। साथ ही साथ शुगर और सॉल्ट से भी हम खाने को प्रिजर्व करते हैं। जो भी अचार वगैरह डालते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में नमक डाला जाता है, तो नमक हम बोलते हैं कि एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। एडिशनल नमक के डालने से क्या होता है कि माइक्रोब्स की जो है ना ग्रोथ नहीं हो पाती है अचार में। इसके अलावा आपने जेम्स और जेलीज़ भी ज़रूर देखे होंगे, है ना। तो जो जेलीज़ वगैरह जो होती हैं उनमें शुगर को ऐड किया जाता है, तो ज़्यादा शुगर डालने से भी माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और हम कैसे कर सकते हैं, केमिकल कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स। देखो ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो तो अपने घर के लेवल पे करते हैं। जो हम चीज़ें बाहर से लेकर के आते हैं, ठीक है, बाहर की चीज़ों में हम बोलते हैं कि पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं। वो क्या होते हैं, बेसिकली केमिकल्स होते हैं। फिर इसके बाद में पेस्चराइजेशन से भी हम जो है फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली पेस्चराइजेशन क्या होता है ये हम समझेंगे इस टॉपिक पे। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैकिंग इन एयर, इसको टाइट कर लेना, एयर टाइट पैकेट्स में पैक करके हम खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद में
ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, इस चैप्टर में हम उसको रिवाइज कर लेंगे। एक नया टॉपिक आपके पास आएगा नाइट्रोजन साइकिल का। एग्जैक्टली नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है भाई, अभी तक हमने क्या सीखा कि किस तरीके से नाइट्रोजन जो है ना, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के आते हैं और सॉइल में फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि मैम इस तरीके से तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कम हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि लगातार नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के आ रहे हैं और सॉइल में फिक्स कर रहे हैं, तो उस हिसाब से नाइट्रोजन का जो अमाउंट है एटमॉस्फेरिक एयर में वो कम हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, एटमॉस्फेरिक एयर में जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो उतना ही बना रहता है। तो सवाल यह है कि आखिर एटमॉस्फेरिक एयर में ये नाइट्रोजन आ कैसे रही है वापस? तो वो आती है नाइट्रोजन साइकिल से। ये पूरी साइकिल है जिसकी हेल्प से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, उसका जो अमाउंट है वो मेंटेन्ड रहता है। कैसे, वो हम सीखेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि हमको इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है, तो एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम कवर करते जाएंगे। आई होप जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में वो सबको समझ में आ गई होंगी। अब इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स के बारे में बात करी है ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, अलगाई वगैरह, इन सबको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अपने नेक्स्ट सेशन में। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ उनको देखना आपके लिए हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेटब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। वहाँ हमने सीखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे होते हैं, तो इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ब्रॉडली कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। तो आज के इस सेशन में हम दो मेजर कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, बैक्टीरियाज को एंड वायरसेस को। तो आई होप आज के इस सेशन का टारगेट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आज के इस सेशन में हम बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारे ये सेशन, जहाँ पे आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 2 मेजर ग्रुप्स को या 2 मेजर कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि हमारे पास इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी स्टडी को सिंपल बनाने के लिए हम उनको क्लासीफाई करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं कितने ग्रुप्स में, तो टोटल 5 मेजर ग्रुप्स में हम उनको क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से हैं ये ग्रुप्स? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड अल्गी। ठीक है, तो बेसिकली अब इससे पहले कि हम, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे आज के सेशन में, अब इससे पहले कि हम बैक्टीरिया और वायरसेस के ऊपर जाएं, मैं यहाँ पे आपको सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाना चाहती हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हम क्यों सीखें, क्योंकि अभी तो हम सेकेंड चैप्टर में ही हैं। सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है, वो तो हमको उसके लिए अलग से हमारे पास एक चैप्टर है, वहाँ पे हम सीख लेंगे। अभी से हम क्यों सीख के चले? दरअसल हम जो भी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ना आपको सेल का स्ट्रक्चर अभी इस स्टेज पे समझना ज़रूरी है। आई नो हमारे पास एक चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डेडिकेटेड, लेकिन वहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे सेल के बारे में। लेकिन अभी इस स्टेज पे हमको एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है, तभी ये जो हमारे सामने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को आप प्रॉपरली समझ पाओगे। हमें चीज़ों को रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है। तो हम समझ तभी सकेंगे जब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम चलो ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर हम समझ लेंगे, बट एग्जैक्टली ये सेल होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास सामने एक वॉल है, एक दीवार है, तो ये दीवार बनी किससे है?
तो आप बोलोगे कि मैम ये जो दीवार है ना ये बनी है बहुत सारे ईंटों से, यानी कि ब्रिक्स से। एग्जैक्टली जैसे कि एक दीवार बहुत सारी ब्रिक्स यानी कि ईंटों से बनी होती है, वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। अगर मैं बात करूं अपनी ह्यूमन बींग्स की, अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो मेरे बॉडी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ऐसा नहीं 1, 2 या 3, बहुत सारे सेल्स हैं। अगर मैं आपकी बॉडी की बात करूं तो आपकी बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स हैं। ये सभी सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो आप सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं हमारी लाइफ की, ऑब्वियस सी बात है। इनको हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आखिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से तो हमारी बॉडी का ये स्ट्रक्चर बना है कि नहीं। तो इसलिए सेल्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी लाइफ की, बिल्डिंग ब्लॉक भी इसको आप कह सकते हैं हमारे लिए। अब एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सबसे पहले तो एक आउटर कवरिंग आती है, ठीक है। अब देखो सेल की भी ना अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास जैसे कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, अच्छा एनिमल्स में सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं आते हैं, बाकी सारे एनिमल्स भी आते हैं। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के पास जो सेल्स होते हैं उनको हम एनिमल सेल्स कहते हैं। प्लांट्स के पास जो सेल्स होते हैं उनको हम प्लांट सेल्स कहते हैं। जी हाँ, इस समय क्या समझ में आया कि प्लांट्स के पास भी सेल होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की, यानी कि जहाँ पे आपको जिस भी चीज़ में आपको लाइफ दिखाई दे रही है समझ लो वहाँ पे क्या है, सेल है। अब हमारी बॉडी तो बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है, लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में इतने सारे सेल्स नहीं होते हैं, थोड़ा नंबर सेल्स का कम होता है। यानी कि जितने छोटे ऑर्गेनिज्म के पास आप जाओगे उतने आपको नंबर ऑफ सेल्स कैसे दिखेंगे, कम दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेल के टाइप्स होते हैं, प्लांट्स के पास जो है वो प्लांट सेल्स, हमारे पास जो है वो हो गए एनिमल सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक सेल का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। एक आउटर कवरिंग होती है सेल की, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। इस सेल वॉल के अंदर एक और इनर कवरिंग होती है सेल की, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनते जाइएगा चीज़ों को, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सेल वॉल, उसके अंदर जो कवरिंग होती है अंदर साइड, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब जो हमारे पास सेल्स होते हैं एनिमल सेल्स, उनमें ये सेल वॉल नहीं होती है, आउटर कवरिंग के नाम पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन तो होती है, बाहर सेल वॉल भी होती है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा क्या सेल है। तो अगर सेल कवरिंग के बारे में बात की जाती है तो इन दोनों ही सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों को ही हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो कुछ सेल में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन सब में होती है ना। एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल में सेल वॉल है लेकिन सेल मेम्ब्रेन भी है। तो सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही, सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है कुछ सेल्स में, ठीक है। फिर इन दोनों ही कवरिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, जिसको हम प्यार से बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत सारा फ्लूइड बना देते हैं और ये फ्लूइड क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म में एक फ्लोट करता हुआ स्ट्रक्चर आता है। क्या बोला मैंने कि इस साइटोप्लाज्म में एक फ्लोट करता हुआ स्ट्रक्चर आता है और इस स्ट्रक्चर को हम प्यार से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं, उतना ही समझा रही हूँ इस चैप्टर में जितना आपको समझने की ज़रूरत है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो कि तैर रहा है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म का एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है ना, तो उसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो तो तैरेंगी ही। तो न्यूक्लियस अंदर फ्लोट कर रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस, जैसे कि ये आपका पूरा जो सेल है, सेल की हमने कवरिंग पढ़ी ना, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सिमिलरली ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसकी भी कवरिंग होती है और इसकी कवरिंग में ना 2 लेयर्स होती हैं। ये हो गई आउटर वाली लेयर और ये हो गई अंदर वाली लेयर, ठीक है। तो 2 लेयर्स हैं, 2 मेम्ब्रेन्स हैं, इसीलिए इन दोनों ही मेम्ब्रेन्स को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवलप। तो सेल वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म, उस फ्लूइड में मिलता है आपको न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की 2 कवरिंग होती हैं, कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती हैं, दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं।
सवाल ये है कि इस न्यूक्लियस का काम क्या है, क्यों न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई दो कवरिंग उसको जो है प्रोटेक्ट कर रही है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि डीएनए, मतलब कि डीएनए। हम सबको पता है कि आज जैसे भी हम जो भी दिख रहे हैं, उन जो भी हमारे पास फीचर्स हैं, तो ये फीचर्स हमको हमारे पेरेंट्स से ही मिले। जैसे कि मेरी आंखें मम्मी जैसी हैं, मेरे बाल पापा जैसे हैं, हाइट पापा जैसी है ना, फेस कट जो है वो मम्मी जैसा है। तो जो भी हमारे पास फीचर्स आज प्रेजेंट हैं, जैसे भी हम दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा के पास वो फीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स के पास वो फीचर्स हैं। तो सवाल ये है कि पेरेंट्स के पास जो फीचर्स हैं वो बच्चे में कहाँ से आते हैं। बच्चे में आते हैं जीन्स के थ्रू। क्या बोला मैंने कि बच्चे के पास जो फीचर्स है वो कहाँ से आए, पेरेंट्स से आए। कैसे आए, जीन्स के थ्रू। जीन्स पहनने वाली जीन्स नहीं, GENES। सवाल ये है कि ये जीन्स होते कहाँ हैं, तो ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसी डीएनए में, और इसी डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और ये कहाँ होता है, ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। पूरा किस्सा समझ में आया। सेल का स्ट्रक्चर है, आउटर वाली जो कवरिंग है सेल वॉल है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है, प्लांट सेल्स में होती है। उसके अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन जो सभी सेल्स में होती है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कवर करती है दो मेम्ब्रेन, दोनों को इकट्ठा करके बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं डीएनए। इस डीएनए के पास होते हैं जीन्स, और ये इन्हीं जीन्स के कारण हमारे पास आज जो भी फीचर्स हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। ये मम्मी पापा से, पेरेंट्स से जो है बच्चे में आते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस तैरता नहीं है, इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स फ्लोट करते हैं। कुछ और भी स्ट्रक्चर्स इसमें फ्लोट करते रहते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। आप पूछोगे कि मैम ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स के अपने बड़े सारे काम होते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज करना, फैट को पैक करना, फैट सिंथेसाइज करना, कई सारे काम होते हैं। ठीक है ना, किसके, सेल ऑर्गेनल्स के, और बहुत अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर किसका, सेल का। उम्मीद करती हूँ सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब हम बढ़ जाते हैं आगे। अब फाइनली हम शुरू करते हैं किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ। अच्छा, एक और चीज़ और है, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी सेल का स्ट्रक्चर समझाया, ये वाला। ठीक है, अब ये बताओ आपको क्या लगता है कि जब से दुनिया में लाइफ आई है, जब से दुनिया में जो है ना जीवन की शुरुआत हुई है, हमेशा से सेल इसी तरीके का था? क्योंकि अभी तो जो मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाया वो बहुत ही बेसिक है ना। इस स्ट्रक्चर को भी पढ़ के, क्योंकि अगर आपने पहली बार पढ़ा है ये, तो आपको पढ़ के लग रहा होगा कि बाप रे ये तो कितना टफ है और ये कितना एडवांस्ड लेवल का वो है, पूरा सेल का स्ट्रक्चर है ना। तो आपको क्या लगता है कि जब जीवन की शुरुआत हुई होगी धरती पे, तो क्या हमेशा से ही सेल का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके का था, या ये अभी अभी इवॉल्व हुआ है? तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ये काफ़ी एडवांस है, और पुराने ज़माने में जब जीवन की शुरुआत हुई होगी धरती पे, तो शायद सेल का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहा होगा, सेल का स्ट्रक्चर सिंपल रहा होगा। वो बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब जीवन की शुरुआत हुई थी, आपको पता है जीवन की शुरुआत किससे हुई है? बैक्टीरिया से ही हुई है। तो बैक्टीरिया हमारे पूर्वज है। ठीक है, तो जहाँ बैक्टीरिया दिखाई दे उनको आप नमस्ते बोलेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया से जब शुरुआत हुई थी पूरे जीवन की, धरती पे जब जीवन आया था, उस समय उनके अंदर जो सेल हैं वो इतने जो है ना कॉम्प्लेक्स नहीं होते थे, बहुत ही सिंपल होते थे। कैसे सिंपल होते थे देखते हैं अभी। चलो, तो बेसिकली सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे सेल को अगेन हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब पुराने वाले। तो पुराने टाइम पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते थे उनमें जो सेल्स होते थे उनको हम कहते थे प्रोकैरियोटिक, जो कि सिंपल होते थे, जो ऐसे दिखते थे। आज के टाइम पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं
उनके पास जो सेल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और उनके सेल को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। इसमें आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स दिखाई देंगे, न्यूक्लियस के अंदर भी कई सारे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने पुराने टाइप के सेल की तो ज़्यादा इसमें जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखाई नहीं देगी। कुछ एक दो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं और उसी में सेल जो है ना अपना काम चला लेता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। चलो अब हम आ जाते हैं फाइनली अपने टॉपिक के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि दिखते ही नहीं है, है ना। इसीलिए तो इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में डालते हैं। और दीज आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हैं लेकिन कैसे वाले हैं, सिंगल सेल्ड वाले हैं, यानी कि इनकी पूरी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी होती है। मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। लेकिन जैसे जैसे हम एनिमल्स के साइज़ को छोटा करते जाएंगे, सेल्स का जो नंबर है ना वो कम होता जाएगा। तो हमारे बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि इनकी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी होती है। ठीक है, सिंगल सेल का मतलब क्या है, पूरी बॉडी एक सेल से बनी है। चलो, बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया कहाँ मिलता है, तो पानी में मिलेगा, एयर में मिलेगा, या सॉइल में मिलेगा, या आइलैंड्स वगैरह पे मिलेगा, बर्फ़ वाली जगह पे मिलेगा, या हॉट स्प्रिंग में मिलेगा। आखिर बैक्टीरिया मिलेगा क्या? तो इन सभी सवालों का केवल एक ही जवाब है और वो है एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर कहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो एवरीवेयर, इन एयर, सॉइल, वाटर, एवरी सरफेस अराउंड अस, ऑन आर बॉडीज़, हमारे बॉडीज़ पे भी हमारे पास बहुत सारे जो है ना बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हैं, एंड इवन इनसाइड आर बॉडीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया गुड बैक्टीरिया। चलो, बैक्टीरियल सेल have cell wall but do not have an organized nucleus and other structures। क्या समझाया था मैंने आपको अभी कि बैक्टीरिया हमारे पूर्वज हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया ही आए थे धरती पे, और सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए थे उनके पास जो सेल होते थे वो इतने एडवांस टाइप के नहीं होते थे, सिंपल होते थे, जिनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो अगर चलो आपको प्रोकैरियोटिक नाम याद नहीं भी हो रहा हो तो आप ये, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल सेल सिंपल होते थे। सिंपल कैसे होते थे? अगर हम बोल रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल सिंपल हैं तो सिंपल कैसे हैं? सबसे पहले तो उनके पास जो है सेल वॉल होती थी, दे हैव सेल वॉल बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अभी मैंने आपको इधर पे कुछ, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से सेल का एक एडवांस स्ट्रक्चर समझाया कि बाकायदा सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड दो मेम्ब्रेन्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ना होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली जो दो मेम्ब्रेन्स है ना वो होती ही नहीं है। अभी आपको न्यूक्लियस, इस पूरे डायग्राम में आपको न्यूक्लियस कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैंने न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली दोनों मेम्ब्रेन्स को बना के रखा है, और अगर मैं इन दोनों ही मेम्ब्रेन्स को गायब कर दूं तो अब क्या आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो बाउंड्री ही मिटा दी, मैंने तो वो मार्जिन ही मिटा दी जो कि न्यूक्लियस को जो है डिफाइन कर रही थी कि देखो ये है न्यूक्लियस। जब वो बाउंड्री ही रह जाएगी तो आपको न्यूक्लियस दिखाई क्या नहीं देगा? आपको क्या दिखाई देगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर पड़ा रहने वाला जेनेटिक मटेरियल। आई आपको बात समझ में? तो कंक्लूजन क्या निकला इन सब चीज़ों का कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत पुराने हैं और बहुत सारे होते हैं, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, सिंगल सेल्ड है, एक सेल से इनकी एक बैक्टीरिया की बॉडी जो है ना बन जाती है। इनका सेल कैसा होता है? पुराने टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप का है। सेल वॉल तो है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ना होने के कारण जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल में ऐसे ही फैला हुआ रहता है। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था ना, स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको सेल का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। अब अगर मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर नहीं समझाती तो फिर आपको कैसे समझ में आता कि जो है ना न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, न्यूक्लियस है कहाँ यही नहीं पता होता, तो ऑर्गेनाइज्ड क्या या डिसऑर्गेनाइज्ड क्या ये आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में बैक्टीरिया फीड, मूव एंड रेस्पायर एज वेल एज रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। बैक्टीरिया खाना भी खाते हैं, बैक्टीरिया मूव भी करते हैं, बैक्टीरिया रेस्पायर भी करते हैं यानी कि गैसेस एक्सचेंज भी करते हैं, एज वेल एज रिप्रोड्यूस यानी कि डॉटर बैक्टीरिया भी बनाते जाते हैं खुद से, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं वो खाने पीने के लिए। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि बैक्टीरिया की बॉडी में केवल एक ही सेल है और वही एक सेल खाना भी खा रहा है,
मूव भी कर रहा है, रेस्पायर भी कर रहा है और रिप्रोडक्शन भी कर रहा है ना कमाल की बात। कहने को तो एक ही सेल है, वो भी जो है ना पुराने ज़माने का है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, लेकिन फिर भी काम सारे चल रहे हैं। चलो, देयर आर मेनली 4 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अब बैक्टीरिया भी बहुत सारे होते हैं, तो उनको हम कैसे क्लासीफाई करें? तो साइंटिस्ट ने सोचा कि सुनो एक काम करते हैं, उनकी शेप्स के बेसिस पे उनको हम जो है ना कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। कौन कौन से हैं वो कैटेगरीज? स्फेरिकल बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड के बैक्टीरिया, रॉड शेप के बैक्टीरिया एंड स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया। पिक्चर देख लो, पिक्चर से समझ में आएगा। ये हुआ स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया, ये रॉड जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, लंबे लंबे, स्फेरिकल मतलब गोल गोल, है ना, जैसे स्फेयर रहता है, तो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया, रॉड यानी कि लंबे लंबे रॉड शेप के बैक्टीरिया, स्पाइरल, स्पाइरल मतलब क्या, ऐसे घूमा हुआ, जैसे स्प्रिंग होती है ना, ऐसे 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 करके, ये क्या है, स्पाइरल शेप है, तो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया। और कॉमा शेप, कॉमा का शेप कैसा होता है, ऐसा, है ना, तो कॉमा शेप के बैक्टीरिया कुछ इस तरीके के दिखते हैं। आई आपको बात समझ में? तो उनकी शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं, कॉमा शेप की, स्फेरिकल शेप के, रॉड शेप के और स्पाइरल शेप के। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में द 2 कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया आर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया से हमारी पहली बार जान पहचान हो रही है क्या? नहीं, हमको ऑलरेडी पता है राइजोबियम बैक्टीरिया हमने कहाँ पढ़ा है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पहली बार आपने शायद नाम सुना होगा, ये वही बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कर्ड में सेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सम ऑफ द बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड हेल्प इन मेकिंग फूड्स, जैसे कि कर्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनिक जो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। ऑन दी अदर हैंड सम ऑफ द बैक्टीरिया कॉज डिसीजेज, कुछ तो बड़े अच्छे होते हैं, हेल्प कर रहे हैं दही जमाने में, है ना, डिकम्पोज करने में, ऑर्गेनिक मैटर बनाने में, नाइट्रोजन को फिक्स करने में, सॉइल को फर्टाइल बनाने में। वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो कि इन्फेक्शंस या डिसीजेस कॉज करते हैं, बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ एंड फूड पॉइजनिंग, ये सब कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। तो ये कहानी हुई किसकी? हमारे बैक्टीरिया की। आई आपको बात समझ में? सेल का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, बैक्टीरिया समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं वायरस के ऊपर। जो वायरसेस है ना, ये बहुत ही मज़ेदार टाइप के होते हैं। वायरसेस की अगर हम बात करें, इनके अगर साइज़ की बात करें, तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि बैक्टीरिया का साइज़ इतना छोटा है कि ऐसे तो दिखने नहीं वाला, माइक्रोस्कोप चाहिए। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस तो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि कुछ वायरस बैक्टीरिया को भी जाकर के इन्फेक्ट कर देते हैं, और ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। वो वाले वायरस जो कि बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर घुस जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। आई बात समझ में? तो अब वायरस का साइज समझ में आया होगा आपको कि बैक्टीरिया से भी छोटे मतलब बहुत ही छोटे। अब उनके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। अगर देखा जाए तो वायरस के पास जो है ना साइटोप्लाज्म नहीं होता है। आप बोलोगे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ना हो साइटोप्लाज्म। अब वायरस के पास ना न्यूक्लियस भी नहीं होता है। तो आप बोलोगे कि मैम साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब ये तो सेल ही नहीं है, और अगर ये सेल नहीं है तो फिर तो ये लिविंग ही नहीं है। एग्जैक्टली जो वायरसेस होते हैं वो जब तक हमारी बॉडी के, होस्ट की बॉडी के बाहर हैं, तब तक वो नॉन लिविंग चीज़ की तरह बिहेव करते हैं। हवा में बस यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं, और जहाँ उनको कोई होस्ट दिख गया तुरंत उस पर जा कर के अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद उस होस्ट की बॉडी में घुस जाते हैं, होस्ट बॉडी के सेल में घुस जाते हैं, और जहाँ होस्ट बॉडी के अंदर घुसे फिर वो वहाँ बन जाते हैं शेर। और शेर बनने के बाद में, शेर बनने का मतलब क्या है कि होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद वो लिविंग स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो कई किताबों में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि हमारे जो वायरसेस होते हैं ना, वो लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री पे आते हैं। भाई चीज़ें या तो लिविंग होती हैं या नॉन लिविंग होती हैं, तो जिंदा होती हैं या जिंदा नहीं होती हैं। जो हमारे वायरसेस हैं ना, तो वो लिविंग और नॉन लिविंग की जो मार्जिन है उस पे लाई करते हैं, कि जब तक होस्ट की बॉडी के बाहर है, हवा में है, स्पेस में है, यहाँ से वहाँ जो है ना तैरते रहेंगे और नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, और जैसे ही होस्ट की बॉडी के अंदर गए समझ लो वहाँ पे उनने अपना काम शुरू कर दिया, वो आ गए अपनी लिविंग स्टेट में।
ना ही साइटोप्लाज्म है ना न्यूक्लियस है। तो आप बोलोगे कि मैम फिर बचा क्या, फिर है क्या? तो भाई हमारे वायरसेस के पास जो है क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल उनके पास प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके का शेप होता है वायरस का, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये उनका हेड होता है, ये क्या है, उनका हेड है जिसमें उनका डीएनए है। ये जो डीएनए है ये एक शेल में एनक्लोज्ड होता है, और ये शेल किसका बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन का, प्लस इसमें हम बोलते हैं कि फैट्स भी होते हैं। तो वायरस का स्ट्रक्चर देखो, वायरस कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है वायरस का। हेड होगा, ठीक है, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, डीएनए को सराउंड करने वाला, एनक्लोज करने वाला एक कवर होगा जो कि प्रोटीन और फैट का बना रहता है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है वायरस के बारे में, दे डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और एनी अदर थिंग दैट रिजेंबल्स सेल। ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास कि वो एक सेल को रिजेंबल करें। दे हैव बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कवर्ड बाय आउटर प्रोटीन शेल विथ फैट। Therefore, they cannot be considered as living and do not show most of the characteristics of living things. जब उनके पास सेल ही नहीं है, जब वो बिहेव ही नहीं कर रहे हैं, तो वो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कैसे शो करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, वायरसेस डू नॉट रेस्पायर, डू नॉट फीड, ग्रो भी नहीं करते हैं, एक्सक्रीट भी नहीं करते हैं और मूव भी नहीं करते हैं ऑन देयर ओन, खुद से। बैक्टीरिया के लिए हमने क्या पढ़ा था, ये वाला पॉइंट पढ़ा था ना कि बैक्टीरिया खुद खाना खाते हैं, मूव करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं वायरस की, तो वायरस किसी काम के नहीं होते हैं, है ना। जब तक वो होस्ट की बॉडी के बाहर है, ना खाना खाएंगे, ना रेस्पायर करेंगे, ना ग्रो करेंगे, ना एक्सक्रीट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ना रिप्रोड्यूस ही करेंगे, बस घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ एयर में, ठीक है। दे एक्चुअली फ्लोट इन स्पेस इन सर्च ऑफ होस्ट। होस्ट की जुगाड़ रहती है इनको, क्योंकि उनको पता है, असलियत सबको सबकी पता रहती है अपनी, है ना। उनको पता है कि जब तक हमको होस्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम ऐसे ही फिरते रहेंगे यहाँ से वहाँ। तो फ्लोट करते रहते हैं स्पेस में होस्ट के इंतज़ार में, होस्ट की तलाश में, सर्च में। फिर इसके बाद में वायरसेस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, दे जस्ट रिप्रोड्यूस। वायरसेस आर एबल टू reproduce if they enter a living cell. That is, viruses can reproduce and multiply only inside the cells of other organisms such as animal cells, plant cells and bacterial cells. ठीक है ना, मैंने आपको बताया ना कि वो इतने छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर लेते हैं। तो जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करते हैं वायरस, तभी वो जो है लिविंग स्टेट में आते हैं और तभी वो जो है रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। अब इनके रिप्रोडक्शन करने का तरीका भी जो है ना अनोखा होता है। रिप्रोडक्शन करने का मतलब क्या है, और नए नए वायरस का फॉर्मेशन, ठीक है। कैसे करते हैं ये, इधर देखो, एक जीआईएफ देखो, इससे आपको बहुत समझ में आएगा। ये क्या है, होस्ट सेल है, ठीक है, ये होस्ट सेल है। अब हुआ क्या, ये एक वायरस आया और इस होस्ट सेल के अंदर चला गया। अब कुछ देर बाद आपने देखा कि इस होस्ट सेल से बहुत सारे वायरस जो है ना बाहर निकले। आपका जो वायरस है वो इस होस्ट सेल के अंदर आ रहा है, आया, और देखो अब कितने सारे वायरस जो है होस्ट सेल एकदम से बाहर निकाल के फेंक देगा। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, ये जो वायरस है ये इस होस्ट सेल के जो लिविंग है, इसकी सेल मेम्ब्रेन से जाकर के अटैच हुआ, ठीक है ना, कनेक्शन बनाया, और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वायरस जो है होस्ट सेल के अंदर पहुंच गया। अब अंदर पहुंचने के बाद वायरस क्या करता है, इस होस्ट सेल की जो प्रोटीन बिल्डिंग फैक्ट्री होती है, ठीक है ना, सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये जो वायरस है ये सेल के अंदर जाकर के, होस्ट सेल के अंदर जाकर के उनका जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का या प्रोडक्शन की जो भी उनकी मशीनरी होती है ना, उसको हाईजैक कर लेता है। सेल के अंदर घुस के जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्री है उसको जाकर के हाईजैक कर लेता है। अब होस्ट सेल आ गया है वायरस के कब्जे में, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो आप बोल सकते हो कि जो वायरस है वो होस्ट सेल को बोलेगा, अब तुम क्या करोगे, अब तुम जो मेरा डीएनए है ना उसको तुम रेप्लिकेट करोगे, उसकी जो है ना फोटोकॉपी खींच खींच के जो है बनाते जाओगे। होगा क्या कि जो आपका होस्ट सेल है अननोइंगली, उसको पता भी नहीं चलेगा, और वो क्या करेगा, वायरस के डीएनए की कॉपी जो है ना बनाता जाएगा। या अगर सीधे आसान शब्दों में बोलूँ तो वो नए नए वायरस जो है ना फॉर्म करता जाएगा। क्यों, क्योंकि होस्ट सेल की खुद की तो जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो हाईजैक हो गई है। अब वो क्या करेगा, वायरस का
जो वायरस की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा या वायरस के डीएनए को जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये पूरा का पूरा होस्ट सेल जो है ना भर जाएगा वायरसेस से, यानी कि अच्छी तरीके से इन्फेक्ट हो जाएगा। और एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये जो वायरस हैं ये इस होस्ट सेल से बाहर निकल आएंगे और बाहर निकल कर जो पड़ोसी सेल्स हैं उसमें घुस जाएंगे। और पड़ोसी सेल्स में घुसने के बाद सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। इन पड़ोसी सेल्स की भी जो प्रोटीन फैक्ट्री है उसको जाकर के हाईजैक कर लेंगे। इनसे भी बोलेंगे कि भाई तुम भी जो है ना हमारे डीएनए को कॉपी करो, हमको जो है ना हमारी फोटोकॉपी खींचो और जो है ना नंबर में बढ़ाओ। तो एक के बाद एक वायरस की कॉपीज जो है बन के रेडी हो जाती हैं। और इस तरीके से वायरस क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो खुद नहीं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होस्ट सेल से करवा रहे हैं, ठीक है, और इन्फेक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं। आई आपको बात समझ में? तो ये हुआ क्या, वायरस का इन्फेक्शन कॉज करने का तरीका। Viruses hijack host body cell by entering through cell membrane and take over protein building structure of the host cell. होस्ट सेल की जो प्रोटीन बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हाईजैक कर लेते हैं एंड फोर्स देम टू रेप्लिकेट द वायरस डीएनए, और बोलते हैं कि वायरस डीएनए को क्या करो, रेप्लिकेट करो। होस्ट सेल अननोइंगली, जानबूझ के नहीं करता है होस्ट सेल, उसको पता ही नहीं चलता, अननोइंगली स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग वायरस आर्मी एंड गेट्स इन्फेक्टेड। वो क्या करता है, वायरस आर्मी को मैन्युफैक्चर करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो वायरस की डीएनए की कॉपीज बना रहा है ना। अभी वायरस की डीएनए की केवल एक ही कॉपी थी, अब होस्ट सेल क्या करेगा, 2 कॉपी बनाएगा, 3 बनाएगा, 4 बनाएगा, 5 बनाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वायरस आर्मी को मैन्युफैक्चर कर रहा है होस्ट सेल, और खुद तो इन्फेक्ट हो ही चुका है। अब इन्फेक्टेड सेल क्या करेगा, इस वायरल डीएनए को रिलीज कर देगा सेल के बाहर। सेल के बाहर क्या होंगे, बाकी सेल्स होंगे, ठीक है ना। तो बाकी सेल्स में फिर इस तरीके से जो वायरल डीएनए है, जो वायरस हैं, वो जाकर के अटैक करेंगे और उनको भी इन्फेक्ट करेंगे। आई आपको बात समझ में? But as soon as the viruses enter the living cells of the other organisms, they start behaving as living things by carrying out the process of reproduction. ठीक है? Due to this reason, viruses are said to be on the borderline dividing the living things from non-living things. जो border line होती है ना कि कहाँ लिविंग थिंग्स आ रहे हैं, कहाँ नॉन लिविंग थिंग्स आ रहे हैं, उनकी बॉर्डर लाइन पे ही प्रेजेंट होते हैं वायरसेस। क्योंकि होस्ट सेल के अंदर आकर के देखो रिप्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं। जब तक बाहर से तब तो कुछ नहीं हो रहा था, और जैसे ही होस्ट सेल के अंदर आए बस रिप्रोडक्शन करना शुरू हो गया। तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या कि ये एक लिविंग थिंग का जो है ना कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। भाई जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो थोड़ी ना रिप्रोड्यूस करती है। अब आपके पास ये पेन है, ये जो पेन है ये एक नॉन लिविंग आइटम है। क्या इस पेन के आपने बेबी पेन्स होते हुए देखे? नहीं ना। तो वायरस का भी यही हाल था, जब तक होस्ट सेल के बाहर था तब तक कोई रिप्रोडक्शन नहीं, और जैसे ही होस्ट सेल के अंदर आए तो देखो क्या फटाफट उसकी जो है ना कॉपीज बन रही हैं। वायरसेस आर द एजेंट्स ऑफ डिसीजेस, ठीक है। Viruses cause a variety of diseases in human beings and other animals and plants. The human diseases such as common cold, influenza, common मतलब कि वही सर्दी जुकाम, measles, polio, chickenpox, smallpox are all caused by viruses. The two example of viruses are common cold virus and human immunodeficiency virus. ठीक है, जो कि जिसको हम HIV भी बोलते हैं, और यही HIV क्या कॉज करता है, एक सीरियस इलनेस जिसको हम कहते हैं HIV एड्स। और अनफॉर्चुनेटली HIV एड्स इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि जिसको एड्स होता है उसकी डेथ जो है 100% पक्की रहती है। थोड़ा डिले कर सकते हो आप, लेकिन क्योंकि उसकी कोई दवाई नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, तो डेथ तो होना आप बोल सकते हो कि डेफिनेट ही रहता है। चलो फिर इसके बाद में कॉमन कोल्ड वायरसेस, अच्छा ये सब तो हमने वो पढ़ लिया है, ये कुछ स्ट्रक्चर हो गया है वायरस का। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो हमने वायरस के बारे में पढ़ा, हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। तो कुल मिलाकर के आज की सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने सबसे पहले तो सेल का स्ट्रक्चर देखा था कि सेल एग्जैक्टली कैसा होता है ना। अगर मैं आपको नहीं पढ़ाती तो शायद आपको वायरस और बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में नहीं आता है ना। तो समझना है, रटना नहीं है, याद रखना है इस चीज़ को। तो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, कुछ सेल में सेल वॉल नहीं भी होती है लेकिन सेल मेम्ब्रेन सब में होती है। उसके अंदर फ्लूइड, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है एक और स्ट्रक्चर न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली 2 मेम्ब्रेन जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं DNA। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स फ्लोट करते रहते हैं जिसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। और ये सेल ऑर्गेनल्स जो हैं सेल को अलग अलग काम करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बैक्टीरिया के पास तो एक ही सेल है और वो एक सेल क्या करता है, रेस्पिरेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, न्यूट्रिशन भी करेगा,
करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा। तो आप समझ सकते हो कि एक सेल को करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं बैक्टीरिया में। अब इतने सारे काम कैसे होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं वही जो ये सब काम करते हैं, ठीक है। अब जो सेल का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है वो हमेशा से ही इतना एडवांस नहीं रहा है। प्रिमिटिव टाइम में, जब बैक्टीरिया का टाइम था, जब लाइफ की ओरिजिन हुआ था अर्थ पे, जब बैक्टीरिया आए थे सबसे पहले, तो उनके पास जो है ना इतना एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर नहीं था सेल का, बहुत ही प्रिमिटिव स्टाइल का था उनके पास सेल। प्रिमिटिव मतलब क्या कि उनके पास सेल वॉल तो थी, लेकिन उनका जो न्यूक्लियर एनवलप था न्यूक्लियस के अराउंड वो ही नहीं था, यानी कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता था। प्लस उनके पास ना इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते थे थोड़े बहुत होते थे, इतने कि वो अपने बेसिक काम कर सके, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म नहीं होता था। उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। जो आज के टाइम पे जो हमको सेल देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी एडवांस लेवल के हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। बैक्टीरिया के बारे में हमने क्या पढ़ा, समराइज़ कर रहे हैं हम चीज़ों को। हाँ, बैक्टीरिया के लिए हमने क्या पढ़ा, काफ़ी छोटे होते हैं और शेप्स के बेसिस पे इनको 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, स्फेरिकल, रॉड, स्पाइरल और कॉमा शेप्ड। फिर इसके बाद में हर कहीं मिलते हैं आपको, और यही सब सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कर्ड सेट करने में हेल्प करते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं, और बाकी सब क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं। वायरसेस क्या करते हैं, वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, तो वायरस को भी बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर लेते हैं हमारे वायरस। कौन से वाले, बैक्टीरियोफेज। इसके अलावा जो हमारे वायरस है ना, उनके पास साइटोप्लाज्म है ना, उनके पास न्यूक्लियस है, बस डीएनए होता है जिसको प्रोटीन और फैट का जो एक कोट है वो सराउंड करता है। और हम बोलते हैं कि जब तक ये होस्ट के बॉडी के बाहर है तब तक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, ना कोई रिप्रोडक्शन, ना कोई आप बोल सकते हो कि न्यूट्रिशन, कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे ही होस्ट सेल के अंदर आएंगे रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, इसलिए इनको हम लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री पे, मार्जिन पे रखते हैं, ठीक है। होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर के, सेल के अंदर जाकर के जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग की जो स्ट्रक्चर है उसको जाके हाईजैक कर लेंगे और होस्ट सेल को बोलेंगे अब तुम हमारे डीएनए को जो है ना रेप्लिकेट करो। तो वायरस के डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनती जाएंगी, यानी कि वायरस का नंबर बढ़ता जाएगा, सेल अच्छी तरीके से इन्फेक्ट हो जाएगा वायरस से। फिर अल्टीमेटली सेल बर्स्ट होगा और बाकी जो वायरस भरे हुए अंदर वो बाहर निकलेंगे, बाहर जाकर के और होस्ट सेल को डैमेज करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो इन्फेक्शन जो है आप बोल सकते हो कि इंक्रीज होता जाएगा। एक और ख़ास बात यह है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, बैक्टीरिया को किल करने वाली जो मेडिसिन होती हैं, वो वायरस के काम नहीं आती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करती हैं, वायरस को नहीं। क्योंकि वायरस के बारे में आपने पढ़ा ना कि वायरस का स्ट्रक्चर ही कितना अलग होता है, कुछ अलग ही हैं वो, तो कैसे उनको एंटीबायोटिक्स जो है डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ को, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम डिस्कस करेंगे फंजाई को। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, तो आपके लिए उनको देखना होगा काफ़ी कन्वीनियंट। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेटब्रेन्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम प्रोटोजोआ एंड अल्गी को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने क्लास 8 साइंस का सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो को स्टार्ट किया था। प्रीवियस सेशन में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। उस फर्स्ट टॉपिक में हमने सीखा था कि किस तरीके से हमारे पास जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उनको हम ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं, 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। और 5 में से 2 ग्रुप्स को ऑलरेडी हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस सेशन में हमने बैक्टीरिया के बारे में बात करी थी, हमने वायरसेस को भी डिस्कस किया था, और आज के इस सेशन में फर्स्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए 2 और मेजर ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रोटोजोआ एंड अल्गी। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम पढ़ेंगे आज प्रोटोजोआ और अल्गी के बारे में। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं किसके साथ, प्रोटोजोआ से, ठीक है। अब अगर मैं आपसे, चलो प्रोटोजोआ पढ़ने के पहले एक बेसिक सा सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं
कि ज़रा मुझे बताओ कि मलेरिया कैसे होता है। तो आप लोग बोलोगे कि मैम मलेरिया तो मच्छर काटने से होता है, इसलिए मच्छर हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ मच्छर दिखता है या तो हम उसको भगा देते हैं या उसको मार देते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि हमारे जो मस्किटोज़ हैं, जो मच्छर हैं, वो सिर्फ मलेरिया के वेक्टर होते हैं। यानी कि जो मेन कल्प्रिट है ना, जो असली में मलेरिया कॉज करता है, उस कल्प्रिट को अपने साथ लेकर आने वाले कौन हैं? मस्किटोज़ हैं। इसका मतलब ये कि हमारे जो मस्किटोज़ हैं वो दरअसल मलेरिया कॉज नहीं करते हैं, उनके अंदर जो छुपा होता है ना कल्प्रिट, वो करता है। वो सिर्फ एक वेक्टर का काम करते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो कि एक साइकिल का काम करते हैं कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक जाना है, उसका एक ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो सवाल ये आता है कि चलो मैं मान लिया कि मच्छर जो है ना मलेरिया कॉज नहीं करते, तो फिर आखिर है कौन है वो कल्प्रिट जो मलेरिया कॉज करता है? तो वो है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? वो है एक प्रोटोजोअन। यानी कि हमारा जो प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया कॉज करता है, वो बिलोंग करता है प्रोटोजोआ क्लास को या प्रोटोजोआ ग्रुप को, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। आई होप आज के बाद आप ये कभी नहीं बोलोगे कि मलेरिया जो है ना मच्छर के काटने से होता है। मच्छर एक वेक्टर की तरह काम करता है, वो जो प्लाज्मोडियम है उसको कैरी करता है, लेकिन असली कॉजेटिव एजेंट कौन होता है मलेरिया का? पूरा बोलना, वो होता है प्लाज्मोडियम, और उसको कैरी कौन करता है? मस्किटोज। ठीक है, चलो। तो प्रोटोजोआ आर अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स। अब आप बोलोगे कि मैम प्रीवियस सेशन में आपने हमको सेल का स्ट्रक्चर समझा दिया था और आपने हमको ये भी बताया था कि जैसे हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, तो हम कौन हुए? हम हुए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। वहीं कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी में केवल एक ही सेल होता है ना, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो ये चीज़ तो हमको पता है। बैक्टीरिया वाले केस में हमने देखा था कि बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं। उनके पास भी, यानी कि एक बैक्टीरिया है तो उसके पास केवल एक ही सेल होगा, उसकी बॉडी में एक ही सेल उसकी बॉडी को बनाएगा। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आई। मतलब ये तो समझ में आ गया कि जो प्रोटोजोआ भी कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा कि विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल्स की जो शुरुआत हुई है धरती पे, वो कहाँ से हुई है? वो हुई है प्रोटोजोआ से ही। प्रोटोजोअन ही अर्थ पर आए, फिर उनके पास जो सेल था, अभी तो वो सिंगल सेल्ड ही है ना, फिर इसके बाद में उन प्रोटोजोअन में जो है ना इवोल्यूशन होता गया, एडवांसमेंट होता गया, अल्टीमेटली एनिमल्स जो है ना बनने लगे किससे? प्रोटोजोअन से ही। इसीलिए इनको हम क्या कह रहे हैं? विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स। ऐसे ही जब हम अलगी के बारे में बात करेंगे तो अलगी में भी हम यही पढ़ेंगे, जैसे कि एनिमल्स कहाँ से आए हैं? प्रोटोजोआ से आए थे, प्रोटोजोआ क्लास से आए। सिमिलरली प्लांट्स कहाँ से आए हैं? तो वो आए हैं अलगी से इवॉल्व होकर के। क्या आपको इस चीज़ का मतलब समझ में आ रहा है कि हमारी जो धरती पे जानवरों की शुरुआत कहाँ से हुई है? एनिमल्स की शुरुआत कहाँ? जानवरों से मतलब ये नहीं है कि सीधे जो है ना आप हाथी पे पहुँच गए हो या हम पे पहुँच गए हो। अरे कुछ और भी तो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, हमारे पास रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, है ना, और भी हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो वो पूरा जो आप बोल सकते हो कि एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई है, वो कहाँ से हुई है? इसी प्रोटोजोआ क्लास से हुई है। ठीक है, एवोल्यूशन होता गया, एडवांसमेंट होता गया, नई चीज़ें जो है ना सेल में आकर के ऐड होती गई, अल्टीमेटली जो है एक एनिमल सेल का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ से फिर जानवरों की शुरुआत हुई। चलो, प्रोटोजोआ आर एनिमल्स लाइक जस्ट एज अलगी आर प्लांट लाइक। जैसे कि अलगी होते हैं प्लांट जैसे, सिमिलरली प्रोटोजोआ होते हैं कैसे? एनिमल्स जैसे। अब अगर हम बात करें जैसे कि प्रोटोजोआ के पास जो सेल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि सिंगल सेल है, सिंगल सेल तो है, लेकिन इनका जो सेल है ना ये अब कॉम्प्लेक्स हो गया है, ये अब एडवांस हो गया है। आपको याद होगा बैक्टीरिया वाले केस में मैंने आपको बताया था कि उनका जो सेल होता है ना वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है, यानी कि कहने को तो उनके पास सेल है, सेल वॉल भी है, लेकिन न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है ना, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही जो है ना पड़ा हुआ है, स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोटोजोअन्स के
सेल की, तो इनका सेल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल नहीं होता है। बाकायदा उसमें जो है ना सेल वॉल होती है, ठीक है, उसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, आप देख सकते हो कि उसमें जो है ना न्यूक्लियस भी होता है, सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, और कुछ वैक्यूल्स भी होते हैं सेल के अंदर। वैक्यूल्स इस चीज़ के लिए, तो खाना वगैरह स्टोर करने के लिए। तो कुल मिलाकर के हमारे जो प्रोटोजोआंस के जो सेल होते हैं वो एडवांस टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, आप बोल सकते हो कि वैक्यूल्स वगैरह होंगे फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में सम कॉमन एग्जाम्पल्स, अच्छा ये मिलते कहाँ हैं, पॉन्ड्स में, लेक्स में, डर्टी वाटर में, ड्रेन्स में, रिवर्स में, सी वाटर में, एंड डैम्प सॉइल में, यानी कि गीली मिट्टी में भी। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामीशियम, एंटामीबा एंड प्लाज्मोडियम। मैनी प्रोटोजोआ आर पैरासाइट्स एंड कॉज डिसीजेज, जैसे कि वही प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ नहीं तो है, और एक पैरासाइट की तरह काम करता है, यानी कि होस्ट की बॉडी पे जाकर के अटैच हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, पैरासाइट है ना, तो होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन जो है डिराइव करता रहेगा और होस्ट बॉडी को नुकसान करता रहेगा और डिसीज कॉज करते हैं। डिसीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। जो डिसेंट्री हो जाती है वो भी प्रोटोजोआ के कारण ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, एंटामीबा इज अ प्रोटोजोअन विच कॉजेज अ डिजीज नोन एज अमीबिक डिसेंट्री। फिर इसके बाद में एंड प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआन विच कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। प्लाज्मोडियम इज कॉमनली नोन एज मलेरियल पैरासाइट। क्यों? क्योंकि जब मच्छर काटता है ना, कौन सा वाला, फीमेल एनोफिलीज, तो जब मच्छर काटता है तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये हमारे ब्लड में चला जाता है और फिर ब्लड में जाकर के इन्फेक्शन कॉज करता है ना। तो प्लाज्मोडियम के लिए होस्ट कौन हुआ, हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी से जाकर के न्यूट्रिशन डिराइव करेगा और हमारी बॉडी को जो है ना नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं मलेरिया का पैरासाइट। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात और है, अगर इनके हम न्यूट्रिशन की बात करें तो जो प्रोटोजोआंस होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि खुद जो है अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। अब अगर उनके पास क्लोरोफिल है, जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है, तो वो अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हमारे पास क्लोरोफिल है क्या? नहीं है। होता तो शायद हम अपना खाना खुद ही बना लेते। हमारे पास नहीं है क्लोरोफिल, इसलिए हमें बाहर से खाना जो है ना लेना पड़ता है। सिमिलरली प्रोटोजोआंस भी कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन अगर जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना के पास हम बोलते हैं कि क्लोरोफिल है, तो अगर उसके पास क्लोरोफिल है तो वो अपना खाना फिर खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़, इनके पास एक ख़ास बात होती है कि इनकी जो पूरी बॉडी होती है ना वो बहुत सारे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सीलिया। पूरी इनकी बॉडी टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, जिसको हम कहते हैं सीलिया। या फिर कुछ के पास सीलिया होता है, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं प्रोटोजोआन जिनकी बॉडी में केवल एक लंबा सा थ्रेड होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये सीलिया और फ्लैजिला का काम क्या है, तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को? अब देखो, ये है अमीबा। अमीबा एग्जैक्टली रियल में ऐसा दिखाई देता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना खाना जो है ना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, बाहर से इनको अपना खाना लेना पड़ता है। अब सवाल ये है कि ये बाहर से अपना खाना कैसे लेंगे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एनिमल लाइक है, एनिमल लाइक है तो ऑब्वियसली बात है मूव तो करेंगे ही, है ना। तो लोकोमोशन के लिए या तो इनके पास फ्लैजेला होता है या इनके पास सीलिया होता है। अगर ये भी नहीं है तो उनके पास होता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब क्या? सिंगल सेल्ड है ना, तो सिंगल सेल्ड में हम बोलते हैं कि ये अपने सेल को कुछ इस तरीके से जो है ना आप बोल सकते हो कि कुछ प्रोजेक्शंस बनाते हैं। ये जैसे कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल को आगे बढ़ना है तो ये क्या करेगा, अपने ही सेल के अंदर के जो कंटेंट्स है उनसे जो है कुछ प्रोजेक्शंस बनवाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ताकि जो सेल है वो आगे बढ़ पाए। अब देखो आपके सामने अमीबा है, ठीक है, अमीबा ऐसा दिखता है। अब अमीबा को सामने उसके खाना रखा है, उसको वो खाना खाना है। अब सवाल ये है कि वो खाना उस तक पहुंचेगा कैसे? तो उसने क्या किया,
अपने सेल के कंटेंट्स को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करा कि उसने क्या बना दिया, उसने सूडोपोडिया बना दिया। सूडोपोडिया मतलब क्या, सूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट, तो उसने फॉल्स फीट यानी कि नकली पैर बना लिए, है नहीं उसके पास पैर, लेकिन उसने क्या करा, अपने साइटोप्लाज्म को, अपने सेल मेम्ब्रेन को कुछ इस तरीके से थ्रो किया, कुछ इस तरीके से जो है ना कन्वर्ट किया, बनाया कि ऐसा लगा कि उसके नकली पैर बन गए हैं। तो देखो इनिशियली अमीबा ऐसे था, लेकिन देखो उसने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है बनाया, उसकी सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म कुछ ऐसे अरेंज हो गए कि देखो ऐसा लग रहा है ना उसके पैर आ गए, तो इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, तो उसने सूडोपोडिया बनाया और धीरे 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 क्या करा, उसने खाने को घेरना शुरू किया। खाना यहाँ था, अमीबा यहाँ था, अमीबा ने क्या किया, सूडोपोडिया बनाया और ये सूडोपोडिया क्या कर रहा है, जाकर के इस खाने को घेर रहा है। ठीक है ना, घेरता गया घेरता गया घेरता गया और अल्टीमेटली उस खाने को अमीबा ने अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। अंदर कहाँ ले लिया, तो वैक्यूल में। मैंने आपको बताया ना, इनके पास क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स होते हैं फूड को स्टोर वगैरह करने के लिए। अब खाना आया, खाना आ गया, अब उसको डाइजेशन करना पड़ेगा। डाइजेस्ट करने के बाद जितना भी अब्जॉर्प्शन वगैरह करना है वो कर लिया। अब जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ऐसा थोड़े ना कि जो भी खाना खाया है पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लिया और अब्जॉर्ब कर लिया, कुछ ना कुछ वेस्ट तो निकलता ही है। सिमिलरली अमीबा ने भी जो खाना खाया था वो भी क्या होगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा, असिमिलेट हो जाएगा, लेकिन कुछ वेस्ट निकलेगा। वेस्ट कैसे निकलेगा, तो जैसे ये अमीबा की बॉडी है, इस अमीबा की बॉडी में फिर से क्या बन जाएगा, एक वैक्यूल बन जाएगा और इस वैक्यूल के अंदर क्या भरा रहेगा, वेस्ट भरा रहेगा। अब इस वेस्ट को निकालना है तो कैसे निकालेगा वेस्ट, वो इस वैक्यूल को वो अपने बॉडी वॉल के पास लेकर के जाएगा और बॉडी वॉल के पास लेके जाने के बाद इस वैक्यूल को वो खोल देगा। तो खोलने से जो भी वेस्ट है वो अब उसकी बॉडी से बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो पूरा काम जो है वैक्यूल्स के थ्रू हो रहा है। तो आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से अमीबा जो है खाना खाता है, कैसे उनका लोकोमोशन होता है। या तो उनके पास सीलिया होगा, छोटी छोटी मतलब पूरी बॉडी जो है ना छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होगी जिसको हम सीलिया कहते हैं, या एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम फ्लैजेला कहते हैं, या कुछ नहीं तो सूडोपोडिया है, फॉल्स फीट है। अपने सेल साइटोप्लाज्म और अपनी बॉडी को वो कुछ इस तरीके से बना लेता है कि ऐसा लगता है कि उसके नकली पैर आ गए हैं और उसी के सहारे आगे बढ़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये रहा पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम में आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसके पूरे बॉडी पे छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल के आए हुए हैं। बाकायदा साइटोप्लाज्म है, फूड वैक्यूल है, सब कुछ है। ठीक है, चलो न्यूक्लियस भी है। फिर इसके बाद में अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर, अलगी पे। प्रोटोजोआ समझ में आ गया ना, एनिमल लाइक होते हैं ये। एनिमल की शुरुआत जो है वो प्रोटोजोआ से ही हुई है। इनका जो सेल है वो अब कॉम्प्लेक्स है, सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही सेल होता है इनके पास लेकिन कॉम्प्लेक्स सेल होता है। बाकायदा न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, या तो अपने खाने के लिए बाहर डिपेंडेंट होते हैं, या अगर इनके पास क्लोरोफिल है, जैसे यूग्लिना जो होता है उसके पास क्लोरोफिल होता है तो वो खुद अपना खाना सिंथेसाइज कर लेते हैं, लेकिन हाँ मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है ना, फिर इसके बाद में हेटेरोट्रॉपिक होंगे तो होस्ट की बॉडी पे एज अ पैरासाइट जाके चिपक जाएंगे, खुद न्यूट्रिशन डिराइव कर लेंगे लेकिन होस्ट को जो है नुकसान पहुँचाएंगे। सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं लोकोमोशन के लिए, फ्लैजेला हो सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है आप सभी को। डिसीजेस जो कॉज करते हैं वो भी हमने देख लिए। अब अगर हम बात करेंगे अलगी की, तो अलगी क्या है, इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लांट्स की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, अलगी ग्रुप से ही हुई है। अलगी के जो सेल्स हैं उन्हीं में जो है ना मॉडिफिकेशंस होते गए, इवोल्यूशन जो है ना होता गया और फाइनली हम बोलते हैं कि हमको प्लांट्स दिखाई देने लगे। सबसे पहले जो प्लांट्स है ना वो पता है कहाँ आए थे, पानी में आए थे। क्यों, क्योंकि उनका जो आप बोल सकते हो कि जो उनका बॉडी डिज़ाइन था तो कुछ ऐसा था कि उनको ऐसा लगता था कि अगर हम धरती पे जाएंगे, लैंड पे जाएंगे तो शायद हम जो है ना सूख जाएं। तो फिर इसके बाद में उन्होंने, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो करना पड़ेगा है ना, तो उनको लगा कि एनिमल्स का भी इनिशियली यही था। अगर आप एनिमल्स का एवोल्यूशन देखो, क्योंकि 9th क्लास में आपको डिटेल में पढ़ना है एवोल्यूशन का चैप्टर, ठीक है ना, कैसे एनिमल किंगडम आया, कैसे प्लांट किंगडम आया, ये आपको पूरा पढ़ना है वहाँ पे। तो हुआ क्या, जैसे एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स भी पानी से ही इवॉल्व होकर के आए। जैसे अगर मैं मेंढकों की बात करूं, फ्रॉग्स की बात करूं, तो मेंढक वैसे तो लैंड पर आ जाते हैं लेकिन जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है ना तो वो वापस पानी में जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके जो अंडे हैं ना वो कुछ इस तरीके के, उनके अंडों के ऊपर शेल नहीं होता है, और अगर शेल नहीं होगा तो अगर
उनने धरती पे लैंड पर ही जो है ना अगर अपने अंडे दे दिए तो लैंड पर तो बहुत गर्मी होती है ना, सनलाइट वगैरह होती है, तो वो सूख सकते हैं। तो अगर अंडे सूख जाएंगे तो फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस मतलब फर्दर नई जनरेशन कैसे आएगी। तो फॉर द सेक ऑफ रिप्रोडक्शन जो अंडे देने के लिए जो हमारे फ्रॉग्स वगैरह होते हैं वो वापस से पानी में चले जाते हैं, इसलिए वो डुअल लाइफ जीते हैं, मतलब वो लैंड पर भी जीते हैं, वो पानी में भी जीते हैं। वैसे लैंड पर जी सकते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उनको पानी में जाना पड़ता है। फिर इसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ना उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। फिर धीरे धीरे जो है ना रेप्टाइल्स आए जिसमें कि स्नेक वगैरह आने लगे, क्रोकोडाइल्स वगैरह आने लगे, टर्टल्स आने लगे। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एम्फीबियंस यानी कि जो फ्रॉग वगैरह हैं उन्हीं से इवॉल्व होकर के कौन आए, रेप्टाइल्स आए। एम्फीबियंस के अंडों के पास शेल नहीं थे, है ना, लेकिन जो रेप्टाइल्स आए, चाहे वो छिपकली के अंडे हो, चाहे वो क्रोकोडाइल वगैरह के अंडे हो, उन सभी के अंडों के पास शेल आ गए। तो अब उन्हें वापस से पानी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, फिर रेप्टाइल से इवॉल्व हुई बर्ड्स से फिर कौन आया, हम आए। ठीक है, सिमिलरली प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है। सबसे पहले तो जो है ना पानी में काई जमने लगी, फिर ये जो एल्गी मतलब कि काई होता है, ठीक है, सबसे पहले पानी में हमको काई दिखाई दी, फिर पानी से जो है ना लैंड पर आई। तो धीरे 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 जो है प्लांट्स भी सबसे पहले आपको पानी में ही मिलेंगे, फिर उनका इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन से प्लांट्स कहाँ पहुँचे, लैंड पर पहुँचे। अदरवाइज जैसे एम्फीबियंस को अपने अंडे सूखने का डर था, सिमिलरली प्लांट्स को भी ये डर था, उनको भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए था। बिना पानी के वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके जो सेल्स होते थे ना वो फ्लोट करते हुए जाते थे पानी में। तो उनको लगता था कि अगर हम धरती पे चले जाएंगे तो फिर हमको पानी नहीं मिलेगा, मतलब लैंड पे अगर हम चले जाएंगे तो हमको पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, नई जनरेशन कैसे आएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो प्लांट्स जो है वो भी पानी में ही आपको दिखेंगे और फिर पानी से इवॉल्व होते होते आज हमारे पास इतने सारे ट्रीज आ चुके हैं लैंड पर। ठीक है, तो दे कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट्स। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल होता है, तो अल्गी के पास भी हम बोलते हैं क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। अल्गी हाउएवर डिफर फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। अब आप बोलोगे कि मैम अगर प्लांट्स जैसे हैं तो डेफिनेटली स्टेम्स भी होंगे, लीव्स भी होंगी, रूट्स भी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रिमिटिव टाइप के हैं। अभी आप ये सोचो कि ये बहुत ही पुराने हैं, तो इनमें धीरे 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 मॉडिफिकेशन होगा, धीरे धीरे एडवांसमेंट होगी। अभी इनके पास कोई स्टेम नहीं है, कोई रूट्स नहीं है, कोई लीव्स नहीं है। इनसे जब और हम आगे जाएंगे मॉडिफिकेशन इन्हीं में होंगे तो आपको रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, फिर प्रॉपर आपको स्टेम, रूट्स और लीव्स आज के टाइम पे जो आपको पौधे और ट्रीज दिखते हैं उसमें आपको दिखाई देते हैं। तो इनमें ऑल्दो ये प्लांट लाइक है लेकिन ट्रू स्टेम्स, लीव्स वगैरह कुछ भी नहीं है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ अल्गी are Chlamydomonas, Spirogyra, blue-green algae, diatoms and seaweeds. Only some of the algae are unicellular, most of the algae are multicellular. अभी तक हम सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास केवल एक ही एक सेल होता है। अल्गी में हमने देखा कि अल्गी में कुछ अल्गी ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, बाकी कैसे होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोमाइडोमोनास एंड डायएटम्स आर सिंगल सेल्ड अल्गी, वेयर एज ब्लू ग्रीन अल्गी हैव द एबिलिटी। अच्छा, ब्लू ग्रीन अल्गी के लिए हम बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, बाकी सारे अल्गी कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, ये सब कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। फाइन। अब एक और ख़ास बात है हमारी ब्लू ग्रीन अल्गी की कि इनके पास एबिलिटी होती है कि ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो हमको राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि राइजोबियम बैक्टीरिया ऐसा होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ब्लू ग्रीन अल्गी भी उसके पास भी एक कैपेसिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। तो अगर सॉइल में ब्लू ग्रीन अल्गी प्रेजेंट है तो ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देगी सॉइल में, तो सॉइल जो है ना फर्टाइल हो जाएगी, नाइट्रोजन रिच हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें सबको समझ में आ रही होंगी अल्गी के बारे में और हमारे जो प्रोटोजोन्स हैं उनके बारे में। तो देखो क्लोमाइडोमोनास कुछ ऐसा दिखता है, स्पाइरोगायरा कुछ ऐसा दिखता है। रियल पिक्चर्स हम आपको दिखा रहे हैं ताकि हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये एग्जाम्पल्स बैठ जाएं। तो अल्गी के बारे में इतना ही और प्रोटोजोआ के बारे में इतना ही। अब डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लास 9th में। अभी के लिए आपके लेवल पे इतना अल्गी और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना सफिशेंट है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे अपने लास्ट मेजर ग्रुप को, एंड दैट इज़ फंजाई।
तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, तो आपके लिए उन्हें देखना हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट. So do visit our official website magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching. Hello everyone. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फंजाई ग्रुप को. जैसे कि आप सभी को पता है, हमने क्लास 8 साइंस का सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो को स्टार्ट किया है. इस चैप्टर के हमने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट किया, जहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉडली हम 5 कैटेगरीज में या 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं. 5 में से 4 ग्रुप्स को ऑलरेडी हम प्रीवियस सेशंस में कवर कर चुके हैं. हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, हमने वायरस के बारे में पढ़ा, हमने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा और हमने एल्गी के बारे में भी पढ़ लिया है. और आज के सेशन में एक लास्ट ग्रुप है जिसको हम कहते हैं फंजाई ग्रुप, उसको भी हम कर लेते हैं डिस्कस. तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं. सो दिस इज़ विभूति खरे. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ग्रुप फंजाई को. ठीक है. अब अगर मैं फंजाई की बात करूँ तो आपके दिमाग में क्या एग्जाम्पल आ सकता है? तो आप बोलोगे कि मैम बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम में हम सबको सैंडविच खाना बड़ा पसंद है. ठीक है, तो हम लोग ब्रेड लेकर के आते हैं मार्केट से. अब उस ब्रेड को स्पेशली रेनी सीजन में अगर हम जल्दी से जल्दी रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं तो 1 से 2 दिन में ही ब्रेड के ऊपर जो है ना अजीब तरह की एक कॉटनी ग्रोथ आ जाती है ना. उसको हम क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं. तो वो हुआ क्या, फंगस का एग्जाम्पल. यस, यू आर राइट. ब्रेड के ऊपर जो कॉटनी ग्रोथ डेवलप हो जाती है वो क्या है, एक फंगस ही है. एक्चुअली इस ग्रुप में, फंजाई ग्रुप में ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगेन हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. एक होते हैं मैक्रो वाले और एक होते हैं माइक्रो वाले. मैक्रो मतलब क्या, बड़ा. बड़ा मतलब क्या, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे कि पफ बॉल्स एंड मशरूम्स. वही अगर हम बात करेंगे माइक्रो फंजाई की, तो माइक्रो फंजाई में वो वाले फंगस आते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. ठीक है. तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया कि ग्रुप फंजाई में इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं कि उनको हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो. मैक्रो वो जो कि हमें आंखों से दिख सकते हैं, माइक्रो वाले वो जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनके लिए बाकायदा हमें माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है. अगर हम बात करेंगे फंजाई की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ईस्ट ऐसा फंगस है. ठीक है, केवल इसमें ईस्ट ऐसा फंगस है जो कि कैसा होता है, आप बोल सकते हो कि यूनिसेलुलर होता है, यानी कि इसके पास केवल एक ही सेल होता है. बाकी जितने भी फंजाई ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना. ठीक है. प्रोटोजोआंस में हमने देखा था कि सब यूनिसेलुलर होते हैं. एल्गी में हमने देखा था कि कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. फंजाई में हम देख रहे हैं कि केवल ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, यानी कि इसके पास केवल एक ही सेल है. बाकी जितने भी फंगस होंगे उन सब के पास जो है बहुत सारे उनके बॉडी में सेल्स होंगे, यानी कि वो मल्टी सेलुलर होंगे. ठीक है. अब थोड़ा सा ना इनके स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारे जो ये ईस्ट का डायग्राम है. ठीक है. देखो यहाँ पे ईस्ट क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये रहा एक ईस्ट, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा फोर्थ, ये रहा फिफ्थ. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी ईस्ट हैं वो सब कैसे हैं, सिंगल सेल्ड हैं. ठीक है. अब थोड़ा सा हम थोड़ा सा फंगस का ना स्ट्रक्चर देखते हैं कि एग्जैक्टली फंजाई में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है. तो उनके स्ट्रक्चर को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. एक होता है उनके पास कैप और दूसरा होता है उनके पास स्टॉक. एक होता है कैप और दूसरा होता है स्टॉक. ठीक है. कैप हम बोलते हैं कि बैग लाइक भी हो सकती है और अम्ब्रेला लाइक भी हो सकती है. मशरूम देखा है सबने कि नहीं देखा है? चलो दिखाई देते हैं मशरूम. कहाँ गया मशरूम हमारा, ये रहा. देखो, तो इनके पास भी आपको ये रहा एक मशरूम. ठीक है. इस मशरूम के स्ट्रक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है, इनके पास एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है और वही आपके पास यहाँ पे एक स्टॉक आपको दिखाई दे रहा होगा. ठीक है. तो ये कैप मशरूम में आपको कैसी दिखाई दे रही है, अम्ब्रेला लाइक दिखाई दे रही है. तो ये जो कैप है ना फंगस की, ये अम्ब्रेला लाइक भी हो सकती है और आप बोल सकते हो कि बैग लाइक भी हो सकती है.
खास बात क्या होती है कैप्स की कि यहाँ पे ना आपको बहुत सारी रोज दिखाई देती हैं। इन रोज में क्या प्रेजेंट होते हैं, इन रोज में प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, और इन्हीं स्पोर्स से यही स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेशन से न्यू फंगस का अराइवल होता है या रिप्रोडक्शन होता है। इतना क्लियर है? स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। फंगस का कैप होता है, स्टॉक होता है। कैप दो शेप के हो सकते हैं, बैग लाइक, अम्ब्रेला लाइक। कैप में क्या प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी रोज प्रेजेंट होती हैं, किस चीज़ की, स्पोर्स की। यही स्पोर्स हवा में उड़ते हैं और जहाँ जाकर के गिरेंगे वहाँ पे एक नया फंगस जो है आप बोल सकते हो कि ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी स्टॉक की, तो स्टॉक हम बोलते हैं कि बहुत सारे स्लेंडर लाइक फिलामेंट्स की बनी होती है। क्या मैंने बोला कि जो आपको स्टॉक दिखाई दे रही है, ये स्टॉक कैसी बनी होती है, बहुत सारे स्लेंडर लाइक फिलामेंट्स की बनी होती है। और इन सभी फिलामेंट्स को, अगर मैं एक फिलामेंट की बात करूं तो ये एक फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। और इन्हीं बहुत सारे हाइफे के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, स्टॉक बने होते हैं लॉन्ग स्लेंडर लाइक फिलामेंट से, जिनको हम हाइफी कहते हैं। अब यही हाइफी क्या करते हैं, मिलके एक डेंस नेटवर्क बनाते हैं। तो हाइफी से मिलके, बहुत सारी हाइफी से मिलके जो डेंस नेटवर्क बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइसीलियम। तो कंफ्यूज मत होना, हाइफी मिलके क्या बनाते हैं, माइसीलियम। हाइफी जो अपना डेंस नेटवर्क बनाते हैं, दैट डेंस नेटवर्क इज कॉल्ड व्हाट, माइसीलियम। ठीक है, अब ये जो हाइफी है ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं। देखा जाए तो ये हाइफी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बोलोगे कि मैम इतने आप डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये जो हाइफे है ना, ये होते ही इतने इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये, इन हाइफी से बेसिकली, इन हाइफी के पास ना न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। बेसिकली ये सेल्स ही होते हैं, है ना। ये जो आपको फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो आपको फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या हैं, ये हाइफी हैं। और हाइफी मतलब कि इनके पास जो है सेल्स होते हैं बाकायदा। ये जो है ना, इनमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो होता क्या है कि ये हाइफी जो है ना, अंदर से एंजाइम्स छोड़ देते हैं, और ये एंजाइम्स बाहर जाकर के जो भी खाना होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद में वापस से इन हाइफी में जो है आकर के अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो देखा जाए तो ये हाइफी बहुत बहुत काम की चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशन में सपोर्ट करता है फंगस को। ठीक है, अब हाइफी भी हम बोलते हैं कि दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है सेप्टेट और एक होता है एसेप्टेट। सेप्टेट मतलब क्या कि हाइफी में आपको सेप्टा दिखाई देगा, यानी कि आपको वहाँ पे पार्टीशंस दिखाई देंगे। जैसे कि इस फिगर में देखो, यहाँ पे कितने सारे हाइफे हैं। इन हाइफे में आपको अलग अलग जो है ना बाउंड्री या बोल सकते हो कि मार्जिन्स दिखाई दे, नॉट मार्जिन्स, आपको पार्टीशन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टीशन हैं जिनको हम सेप्टा कहते हैं, इसीलिए ये सेप्टेट हाइफी हो गया या सेप्टेट माइसीलियम हो गया। और वो वाले हाइफे जिसमें आपको कोई भी जो है ना सेप्टा दिखाई नहीं देगा, कोई भी आपको पार्टीशन दिखाई नहीं देगा, बस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दिखाई देगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसेप्टेट हाइफे या माइसीलियम। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे हाइफे हैं, और इस हाइफे का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोल रहे हैं, माइसीलियम बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर समझ में आया फंगस का, कैप और स्टॉक। कैप बैग लाइक या मशरूम लाइक। खास बात क्या होती है, रोज प्रेजेंट होती हैं स्पोर्स की, और इन्हीं स्पोर्स की जर्मिनेशन से हम बोलते हैं कि न्यू फंगस डेवलप होता है। स्टॉक हम बोलते हैं कि स्लेंडर लाइक फिलामेंट से बनी होती है। इन फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। ये बेसिकली जो हाइफे है ना, जो फिलामेंट्स हैं, ये सेल ही होते हैं उनके स्टॉक के। ठीक है, बस आप ये समझ लो कि सेल लंबे हो गए हैं, फिलामेंट लाइक हो गए हैं। तो स्टॉक किससे बनता है, लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंट से बनता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, जिसको हम कहते हैं हाइफे। हाइफे के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, डेंस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। जो आपका हाइफे है वो सेप्टेट भी हो सकता है, एसेप्टेट भी हो सकता है। इस हाइफे में न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, या तो आपको पार्टीशन दिखाई देंगे या तो आपको पार्टीशन दिखाई नहीं देंगे एसेप्टेट माइसीलियम में। इतना क्लियर है आप सभी को? चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है, कुछ और पॉइंट्स इसके हम डिस्कस कर लेते हैं कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ, अच्छा, फंजाई लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड डू नॉट फोटोसिंथेसाइज। इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई आर ईस्ट मोल्ड्स सच एज ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, मशरूम, टोडस्टूल्स एंड पफ बॉल्स। ऑल फंजाई एक्सेप्ट ईस्ट आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड कॉल्ड हाइफा। क्यों भाई, हाइफा मैंने आपको क्या समझाया, हाइफा तो सेल्स होते हैं, है ना, यानी कि बहुत सारे सेल्स। ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है, इसलिए ईस्ट के पास कोई हाइफे नहीं होते हैं।
सम फंजाई लुक लाइक प्लांट्स बट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक द प्लांट्स टू। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ही नहीं होता ना, तो दिखने का क्या मतलब है। फंजाई नीड्स मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस टू ग्रो। फंगस को जो है ना मॉइस्ट और वार्म कंडीशंस बहुत पसंद होती है ग्रो करने के लिए, इसीलिए बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा चीज़ों में फंगस लगती है। क्यों? क्योंकि हवा में नमी आ जाती है। Most of the fungi are saprophytes which feed on dead things like remains of dead plants and animals। ठीक है, मोस्टली फंगस क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि डेड चीज़ों पे जाकर के ग्रो करते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। कुछ फंजाई जो है पैरासाइट्स भी होते हैं, दे फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कॉज डिसीजेस। अगर वो सेप्रोफाइट्स हैं तो वो डेड चीज़ों के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो डेड चीज़ों को वो क्या ही नुकसान पहुंचाएंगे। अगर वो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स मतलब क्या कि वो होस्ट से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, लिविंग होस्ट से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, और अगर पैरासाइट्स हैं तो होस्ट को नुकसान तो पहुंचेगा ही, डिसीजेस कॉज करते हैं। अ मोल्ड इज अ फर लाइक ग्रोथ ऑफ माइन्यूट फंजाई अकरिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर इन मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस। सम ऑफ द examples of mold fungi are rhizopus, bread mold, penicillium and aspergillus. The fungi like yeast and molds are the fungi which can be considered to be microorganisms. The fungi such as mushrooms, toadstools, puffballs are bigger in size. Some of the human diseases caused by fungi are ringworm and athlete's foot. ठीक है, तो ये हुई कहानी किसकी, फंजाई की। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से ब्रेड के ऊपर जो कॉटनी ग्रोथ डेवलप हो जाती है, हरी हरी कलर की, है ना, धीरे धीरे फिर वो ब्राउन भी हो जाती है। वो और कोई नहीं, वो है कौन, राइजोपस। ठीक है, आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या है, ये है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपको स्टॉक दिखाई दे रही होगी इसकी, ये आपको पूरी उसकी कैप दिखाई दे रही होगी। एस्परजिलस में भी आपको उसकी स्टॉक दिखाई दे रही होगी और ये पूरी क्या है, उसकी कैप्स हैं। और ये जो आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये सारे हैं स्पोर्स। और यही स्पोर्स जहाँ जहाँ फैलते हैं वहाँ वहाँ नया फंगस डेवलप हो जाता है। तो ये स्टॉक है और ये पूरी कैप है। कैप यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैग लाइक है ना, मशरूम्स में अम्ब्रेला लाइक होती है, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कैप लाइक है। मैंने आपको बताया है कि कैप लाइक जो कैप होती है उसमें स्पोर्स की रोज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आपके लेवल पर फंगस के बारे में जानना। डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है कि फंगस में किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, कैसे वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या वो डिसीजेस कॉज करते हैं। तो याद रखना कि ईस्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी फंगस हैं वो सब कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, चलो तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और वहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के कुछ और नए टॉपिक्स को। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।